बिहार के तीसरे चरण का चुनाव प्रचार आज संपन्न हो जाएगा और 7 तारीख को बिहार के तीसरे चरण के जागरूक और बहादुर मतदाता तरक्की और विकास की एक नई बयार लिखने के लिए एक बार फिर वोट डालेंगे। बिहार के इस तीसरे चरण की अटूट सत्य पर आधारित भाजपाई षड्यंत्र को बेनकाब करने वाली असलियत को उजागर करने के लिए आज इस विशेष पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है और मैं सीधे उस पर आता हूं। यह सही है कि बिहार बेकरार है और बिहार बदलाव के लिए तैयार है। नई उम्मीदों, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के साथ महागठबंधन की जीत ही बिहार में, नॉर्थ बिहार हो, सीमांचल हो या बाकी इलाके हों या केंद्रीय बिहार का हिस्सा हो, बिहार के भविष्य की, उज्जवल भविष्य की गारंटी है। पर तीसरे चरण के मतदाताओं को भाजपा का षड्यंत्रकारी चेहरा और भाजपा के मित्रों का षड्यंत्रकारी चेहरा बेनकाब करना भी आवश्यक है और आज उसी के लिए हम आपके बीच में आए हैं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है ओवैसी की AIMIM। असदुद्दीन ओवैसी है भाजपाई तोता और वोट ध्रुवीकरण की काठ की हांडी होगी फेल। हथकंडों का जाल फैलाने वाली भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रत्यक्ष और परोक्ष मित्र पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। मोदी जी को हार नजर आती है तब वो असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM को अपने झोले से वोटों के ध्रुवीकरण के लिए निकाल लाते हैं ताकि हिंदू मुसलमान की सियासत में विकास और तरक्की की नाकामी छिप जाए और फिर सरकारों से कोई सवाल ना पूछे जाएं। इतना ही नहीं, शायद असदुद्दीन ओवैसी के भाषणों की स्क्रिप्ट भी भारतीय जनता पार्टी लिखती है और उसकी धार भाजपा के कार्यालय में बनाई जाती है। आइए 10 बिंदुओं में भाजपा और असदुद्दीन ओवैसी के गठजोड़ की गांठ खोलें। पहला, तेलंगाना प्रांत से आने वाले असदुद्दीन ओवैसी तेलंगाना में सिर्फ हैदराबाद के पुराने शहर के तथाकथित नेता हैं। तेलंगाना की 119 सीटों में से विधानसभा की केवल 9 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। तेलंगाना की एक ऐसी पार्टी जिसका अस्तित्व 9 सीटों तक हो, वो बिहार में आकर 24 सीटों पर चुनाव क्यों लड़ रही है? सवाल यह है। और किसकी मदद के लिए 9 सीटों की तेलंगाना पार्टी बिहार की 24 सीटों पर चुनाव लड़ रही है? सवाल यह भी है। दूसरा पहलू, जो राजनीतिक दल अपने खुद के प्रदेश तेलंगाना में पुराने हैदराबाद शहर से बाहर चुनाव ही नहीं लड़ता, पूरे हैदराबाद में भी नहीं लड़ते, ओल्ड हैदराबाद शहर से बाहर चुनाव ही नहीं लड़ता, वो महाराष्ट्र, यूपी, झारखंड और अब बिहार जैसे प्रांतों में आखिर चुनाव क्यों लड़ता है? जो राजनीतिक दल एक पूरे शहर का चुनाव भी नहीं लड़ता तेलंगाना में, वो यकायक महाराष्ट्र, यूपी, झारखंड और बिहार में चुनाव क्यों लड़ता है? यह आज विचार का विषय है और वो चुनाव भी विशेष इलाकों में लड़ता है। तीसरा, तेलंगाना में
ओवैसी जी के गठबंधन की सरकार है। तेलंगाना में ओवैसी जी और तेलंगाना राष्ट्र समिति की सांझी सरकार है। तो टीआरएस, पर टीआरएस तो मोदी समर्थक है, तेलंगाना राष्ट्र समिति तो मोदी समर्थक है। तो क्या टीआरएस की पीठ पर सवार असदुद्दीन ओवैसी जी फिर क्या मोदी समर्थक हैं? सवाल यह उठता है। चौथा पहलू, तेलंगाना राष्ट्र समिति तो खुले तौर से डंके की चोट पर मोदी जी के साथ खड़े हो सीएए और एनआरसी की समर्थक है। ओवैसी जी का गठबंधन पार्टनर जिसके साथ वो सत्ता में सवार हैं, तेलंगाना राष्ट्र समिति, वो तो मोदी जी के साथ खड़ी है और सीएए और एनआरसी की नंगी समर्थक है। पर असदुद्दीन ओवैसी तो टीआरएस के साथ खड़े हैं। तो फिर परोक्ष रूप से क्या यह भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं? सवाल यह भी उठता है। और साथियों, बिहार में असदुद्दीन ओवैसी और एआईएमआईएम का गठबंधन बहुजन समाज पार्टी के साथ है। पर पूरे बिहार ने देखा कि इस चुनाव के बीचों बीच बहुजन समाज पार्टी ने तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को समर्थन दे दिया, तो बसपा बीजेपी के साथ है और असदुद्दीन ओवैसी बसपा के साथ है। तो फिर परोक्ष रूप से क्या ओवैसी भाजपा का समर्थक नहीं हुए? सवाल यह है। छठा पहलू, आंध्र प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी ने जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर पार्टी का चुनाव में समर्थन देकर प्रचार किया। पर वाईएसआर तो अब एनडीए का हिस्सा है, मोदी जी के साथ है। तो फिर क्या परोक्ष रूप से ओवैसी मोदी जी के साथ नहीं हुए? सीधा सवाल है। सातवां, हैदराबाद में पिछले 15 दिनों में जल भराव से 15 लोग मर गए, जहां ओवैसी जी का संसदीय क्षेत्र है, और पूरे तेलंगाना में 50 लोग मर गए। सरकार भी ओवैसी जी की है। पर अपने संसदीय क्षेत्र और अपने शहर हैदराबाद में जल भराव से मरने वाले और वहां संपत्ति का नुकसान हो, जल भराव में फंसे लोगों की मदद की बजाय असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल की बाढ़ का इंतजाम करने का झूठा वादा कर वोट बटोरने में लगे हैं। जो व्यक्ति तेलंगाना की राजधानी में 15 लोगों को अपने संसदीय क्षेत्र में मरने से बचा नहीं सकता, वो सीमांचल की बाढ़ का क्या खाक इलाज करेगा? सवाल यह है। आठवां, फूट डालो और बंटवारा करो कि भाजपाई रणनीति ओवैसी जी अब सीमांचल में भी ले आए हैं। जोकीहाट विधानसभा अररिया में पूर्व सांसद सरफराज आलम जी के खिलाफ उन्हीं के सगे भाई शहनवाज आलम को एआईएमआईएम की टिकट से लड़वा रहे हैं। जो व्यक्ति परिवार में दो सगे भाइयों में बंटवारा कर रहा है, वो सीमांचल के साथ क्या करेगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। 9वां सवाल, 9वां पहलू, एक छोटा सा राजनीतिक दल जो तेलंगाना की 9 सीटों पर केवल सीमित है, मोदी जी के 2014 में सत्ता में आने के बाद यकायक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहां सब जगह बड़े बड़े हेलीकॉप्टरों से प्रचार करता है, खूब खुलकर पैसा खर्चता है, बड़े बड़े शामियाने लगाता है, भारतीय जनता पार्टी के स्वरों को
विभाजन के स्वरों को अपने गले से आवाज देता है। ऐसा क्यों? ये साधन कहां से आ रहे हैं भैया? 9 सीटों वाली पार्टी के पास ये करोड़ों रुपए का साधन कहां से आ रहा है और कौन जुटा रहा है? सवाल ये भी है। 10वां पहलू, मोदी जी ने अपने सब राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनका खुला खेल खेला है। पर क्या कारण है कि असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी की ओर कभी भी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स ने मुंह करके भी नहीं देखा? यह भी तो बताएं, इसका क्या कारण है विशेष अनुकृपा का? तो दोस्तों, एक और बड़ी रुचिकर बात है, असदुद्दीन ओवैसी जी के पास 7 विधायक तेलंगाना में हैं, उनकी सरकार है। 7 के 7 विधायक अल्पसंख्यक वर्गों के हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी से हैं, पर उन्होंने एक आदमी को भी सत्ता में हिस्सेदार नहीं बनने दिया, मंत्री नहीं बनाया, टीआरएस से मंत्री नहीं बनवाया। टीआरएस सरकार में जिसने वहां अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों को ताकत से मरहूम कर दिया हो, अलग कर दिया हो, माफ कीजिए, अलग कर दिया हो, वो यहां सामान्य वर्ग या अल्पसंख्यक वर्गों को ताकत देगा कैसे? सवाल यह भी है। सच्चाई यह है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के गेस्ट आर्टिस्ट, अतिथि कलाकार असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। ज्यादा दिन भारतीय जनता पार्टी और AIMIM नाम की काठ की हांडी वोटों के ध्रुवीकरण के लिए चलने वाली नहीं। आइए, बिहार में जात और धर्म से ऊपर उठकर, जाति और धर्म के बंटवारे से ऊपर उठकर युवाओं के रोजगार, फसल की कीमत, किसान का कर्जा माफ, बिजली के बिल हाफ, बेटियों को मुफ्त शिक्षा और इंसाफ, शिक्षा और उद्योगों की तरक्की, पिछड़े, अति पिछड़े, दलितों, महादलितों, सामान्य वर्गों, अल्पसंख्यकों, उन सब का एक बिहार बनाएं जिसमें तरक्की, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बाढ़ प्रबंधन, ये मुद्दे हों, ना कि वो जो नफरत और बंटवारे के मुद्दे चलाए जा रहे हैं। कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहें, उसका स्वागत। आदरणीय मित्र, मैंने 10 पहलू आपके सामने रखे। ओवैसी जी इसी मंच पर आए, इन 10 पहलुओं का जवाब दे दें। तेलंगाना में 119 में से जो पार्टी 10% सीट जो है वो 11.9 या 12 होती हैं, जो 10% सीट नहीं लड़ता, जो पूरे शहर की सीट नहीं लड़ता, वो यकायक 2014 में मोदी जी के आने के बाद पूरे हिंदुस्तान का चुनाव क्यों लड़ता है? यहां 24 सीटें क्यों लड़ रहे हैं? अपने प्रदेश में आप लड़ते नहीं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके पीछे है कौन। एक चेहरा सामने है और एक वो है जो मुखौटे के पीछे। हमने सबसे पहले तो क्योंकि मैं इस विषय पर इसके साथ नहीं जोड़ना चाहता था, हमारे साथी उनके घर गए हैं और हमारी बहुत बहुत संवेदनाएं जो सड़क हादसा हुआ है, उन सब साथियों की कांग्रेस पार्टी के नेतागण और साथी मदद भी करेंगे। पर मैं आपके माध्यम से एक जागरूक विषय यहां प्रदर्शित करूंगा। ये हादसे हो क्यों रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि प्रदूषण और सड़क हादसों में
कितनी हजारों व्यक्तियों की जानें बिहार में हर वर्ष जाती हैं, हमने वो सारे आंकड़े भी दिए हैं। कारण यह है कि सड़क ही नहीं है, गड्ढे हैं, सड़क नहीं है। और बिहार में एक जगह से दूसरे जगह जाना असंभव है। राष्ट्रीय राजमार्ग भी जहां टोल लेकर सड़क बनाई, मुफ्त में नहीं बनाई है, सारे राष्ट्रीय राजमार्ग पर पैसा देना पड़ता है, वहां भी गड्ढे हैं। इसीलिए गठबंधन सरकार की एक प्राथमिकता यह भी है कि चाहे हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाना पड़े, चाहे आईएमएफ के पास जाना पड़े, चाहे वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़े, चाहे एक एजेंसी है जायका उनके पास जाना पड़े, हम विशेष कंसल्टेंट लगाकर गांव तक जोड़ने वाली सड़कों को सही करके देंगे, स्टेट हाईवेज को सही करके देंगे, ओडीआर जो हैं अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स को ठीक करेंगे, इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड्स को ठीक करेंगे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स को ठीक करेंगे। तभी हजारों बिहार के भाई बहनों की जिंदगियां बच पाएंगी। धन्यवाद। ऐसी बात करते हैं जो कि सेना के पराक्रम को ये करता है और पाकिस्तान उसको कोड करता है। आज ही राजनाथ सिंह जी ने प्रपोजल दिया है कि जो हमारे लाखों सैनिक, वायुसेना और नौसेना के लोग हैं उनकी पेंशन काट ली जाए। इससे पहले उनके भत्ते काट लिए गए थे, इससे पहले सीडीएस कैंटीन कम कर दी गई थी, और आज तक 1 रैंक 1 पेंशन हिंदुस्तान की सेना को ना मोदी जी ने दी ना राजनाथ जी ने दी। तो कम से कम आपके पास 8,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री के लिए जहाज खरीदने को है, पर साइचिन में मेरे जवानों के लिए जूते खरीदने और कपड़े और टेंट के लिए आपके पास पैसा नहीं। राजनाथ जी, आपके पास 7,500 करोड़ मीडिया को एडवर्टाइजमेंट देने के लिए है, अपने इश्तेहार दिखाकर टेलीविजन पर दिखने के लिए है, पर आपके पास जो हमारी सेनाएं चीन के साथ सीना ताने खड़ी हैं उनके लिए ठंड बर्फ पड़ रही है, पर प्रॉपर टेंट और इक्विपमेंट नहीं। तो कम से कम इतने निर्दयी और निर्मम मत बनिए। यह कभी राष्ट्रभक्ति नहीं हो सकती, यह राष्ट्रद्रोह है। गिरफ्तारी हुई है और वहां के जो पुलिस प्रशासन के द्वारा दुर्व्यवहार। आदरणीय मित्र, क्या अगर किसी ने आत्महत्या की हो और सुइसाइड नोट में आपका नाम लिख दे तो आपके ऊपर मुकदमा नहीं बनेगा या आपकी जांच नहीं होते? भाजपा राज में 63 हमारे पत्रकार मित्रों को मौत की घाट उतार दिया गया। क्या राजनाथ सिंह जी ने, जेपी नड्डा जी ने या अमित शाह जी ने एक शब्द भी उन पत्रकार भाई बहनों के लिए बोला? भारतीय जनता पार्टी के राज में मोदी जी जिनको फॉलो करते हैं वो पत्रकारों को बलात्कार की धमकी देते हैं, हत्या की धमकी देते हैं। क्या जेपी नड्डा जी ने, आपने या किसी और ने कोई सवाल बीजेपी से पूछा जब वो आए थे? आपके पड़ोस में मध्य प्रदेश में 2 पत्रकार जिंदा जलाकर मार दिए माफिया ने शिवराज सिंह चौहान की सरकार में। काश आप उनके बारे में भी सवाल पूछ लेते थोड़ा। अगर कहीं किसी ने भी अपराध किया है तो कानून अपना काम कर रहा है। धन्यवाद।